अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ डॉक्टर हरी शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनबॉट लेक्चर। हमने 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि हमारे पास प्रोटीन्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, और हमारे पास ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स किससे मिलके बनता है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपनी प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की हम बात करें तो हमारे पास प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर ये पॉलीमर है तो मैंने आपको बताया था पॉलीमर हमारे पास किससे मिलके बनता है, मोनोमर्स से मिलके बनता है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, या एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है हमारे पास मेनी, यानी कि एक छोटा सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल यूनिट। मोनोमर हमारे पास इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे, जब हमारे पास मोनोमर होते हैं तो एक हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, हमारे पास पॉलीमर है, किसका, मोनोमर का, यानी कि मोनोमर किसका, मोनोमर्स का। वो मोनोमर हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन्स हमारे पास अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर, लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। मोनोमर क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड, सिंगल यूनिट। इसी तरह छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, एक साथ कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, एक लार्ज स्ट्रक्चर, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो प्रोटीन में हमारे पास हमें कार्बन, जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी जिसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इसी तरह प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन में हमारे पास कार्बन एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हमें प्रोटीन्स, जो एलिमेंट्स प्रोटीन बनाते हैं, जो एलिमेंट्स प्रोटीन में मौजूद होते हैं, वो एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और समटाइम हमारे पास सल्फर भी होगा। ठीक है, जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजिनस से ही, नाइट्रो से ही पता चल रहा है, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन होगा उनको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहेंगे। इसी तरह हम ड्राई वेट की बात करें तो ड्राई वेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, जब हमारे पास हम प्रोटोप्लाज्म को या जो सेल में हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम एलिमिनेट कर दें या उड़ा दें, निकाल दें, तो जितना भी वेट बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, ड्राई वेट होता है। उन ड्राई वेट में हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल है, सेल में सस्पेंशन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल का लिक्विड है। ठीक है ना, अगर हम सेल के सस्पेंशन को, लिक्विड को, सॉल्यूशन को उड़ा दें, ठीक है, एलिमिनेट कर दें या निकाल दें बोलूं मैं, तो कुछ चीजें बचती हैं,
ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट कहते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें बचेंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, ड्राई वेट कहलाएंगी। उस ड्राई वेट में हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, उस ड्राई वेट में कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज अलग होगी, न्यूक्लिक एसिड अलग परसेंटेज पे होगा, इतना इतना इतना। ठीक है, इसी तरह अगर हम ड्राई वेट की बात करें तो ड्राई वेट में हमारे पास जो प्रोटीन हमें मिलता है वो हमें 50% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? कितना ड्राई वेट में हमारे पास प्रोटीन, ड्राई वेट में हमारे पास अगर हम सेल का सॉल्यूशन सस्पेंशन को उड़ा दे, एलिमिनेट कर दे, तो जितना भी हमारे पास वेट बचता है वो हमारे पास ड्राई वेट कहलाता है। ड्राई वेट में हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास, प्रोटीन क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इनकी अलग अलग परसेंटेज ड्राई वेट में मिलेगी। तो ड्राई वेट में जो हमारे पास प्रोटीन मिलता है वो हमें कितना मिलता है, 50% हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगर हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखें तो पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। पर कौन से अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई सा भी अमाइनो एसिड कोई सा भी प्रोटीन बना दे, नहीं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, इंसुलिन हो गया हमारे पास, हीमोग्लोबिन हो गया, अलग अलग प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना। कैराटीन है हमारी बॉडी में, हेयर्स में होता है हमारे पास, नेल्स में होता है। तो ये जो अलग अलग प्रोटीन्स है ना, तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हमारे पास मिलके स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक पार्टिकुलर मैनर में क्या होते हैं, हमारे पास अरेंज होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास होमोग्लोबिन है, तो होमोग्लोबिन क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। ठीक है ना, तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे जो हेमोग्लोबिन बना रहे हैं वो स्पेसिफिक होंगे, उनकी अरेंजमेंट्स भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, यानी कि स्पेसिफिक मैनर्स में अरेंज होंगे और स्पेसिफिक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारे पास हेमोग्लोबिन अगर बात करें तो हमारे पास बॉडी में हमारे पास क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये हम देखें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स में बता रही हूँ, स्पेसिफिक मैनर्स में अरेंज होकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास वो प्रोटीन, हमारे पास क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली अरेंज होकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पॉलीमर है, एक प्रोटीन है, समझे? ठीक है, ये हमारे पास लीनर उसमें अरेंज हुआ हुआ है सीक्वेंस में। ठीक है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हुआ हुआ है और स्पेसिफिक ही इस पे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हुए हुए होंगे, ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है ना, इस तरह अरेंज होंगे तो वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि स्पेसिफिक हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे। इस तरह कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होते हैं, सीक्वेंस में हमारे पास क्या हुए हुए होते हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? जैसे कि हमारे पास होमोग्लोबिन की मैंने आपको बात करी, जैसे ये हमारे पास समझे होमोग्लोबिन है। ठीक है, होमोग्लोबिन की हम बात करें तो होमोग्लोबिन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स जो अरेंज होते हैं वो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इसी तरह 3D स्ट्रक्चर में एक और 3D स्ट्रक्चर होगा, 4 3D स्ट्रक्चर होंगे और हमारे पास एक होमोग्लोबिन बना देंगे। ठीक है ना, और तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होंगे हमारे पास जिसमें, जो कि हमारे पास 3D स्ट्रक्चर में पार्टिकुलर मैनर में एक अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरह एक और 3D स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह एक और होगा और एक और होगा, 4 3D होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, एक होमोग्लोबिन बनेगा और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई कि पॉलीमर है हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास अरेंज होते हैं पार्टिकुलर मैनर में। हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स पार्टिकुलर मैनर्स में स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में अरेंज हुए हुए होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
अब बात करें हमारे पास, तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन्स कहते हैं और कुछ प्रोटीन्स को हम एबनॉर्मल प्रोटीन्स कहते हैं। नॉर्मल प्रोटीन्स हमारे पास क्या है और एबनॉर्मल प्रोटीन्स को हम एबनॉर्मल प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको पता है डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, बेस पेयरिंग होती है। ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, इसी तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का भी एक, और इसी तरह हमारे पास ट्विस्टेड फॉर्म में हमारे पास इस तरह ही होगा डीएनए, और दो होंगे और हमारे पास क्या होगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस क्या हो रही होती है, अरेंज हो रही होती है। समझे, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसी तरह एक और हमारे पास ट्विस्टेड फॉर्म होगी, पूरा एक डीएनए होगा। ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन और छोटी छोटी बेस पेयरिंग होती है जो कि हमारे पास डीएनए को बना रही होती है। तो छोटी छोटी बेस पेयरिंग होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है डीएनए में। ठीक है, डीएनए से हमारे पास क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए हमारे पास राइबोसोम्स हमको पता है सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक है ना, तो राइबोसोम्स में हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, यानी कि अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होंगे जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में अरेंज होते हैं। ठीक है ना, तो अमाइनो एसिड की क्या होती है, चेन बनती है, और फिर उनकी स्पेसिफिक ही अरेंजमेंट होती है, या मैं कह लूँ स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। स्पेसिफिक फोल्डिंग होती है कि उन्होंने लीनर में होना है, उन्होंने स्पेसिफिक उसमें उन्होंने हेलिकल में होना है, उन्होंने 3D में होना है। स्पेसिफिक फोल्डिंग होती है, और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक हमारे पास क्या करता है, अरेंजमेंट में करता है, स्पेसिफिक फोल्डिंग करता है, या आप कह लो, और हमारे पास क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है ना, फंक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, स्पेसिफिक फोल्डिंग में अरेंज होंगे, पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे, और क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोटीन कहेंगे, या हम नॉर्मल प्रोटीन्स कहते हैं। अब हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें, हमारे पास डीएनए में मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेस होती हैं, बेस पेयरिंग्स होती हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनकी बेस पेयरिंग की सीक्वेंस गलत हो जाए, उनकी अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रोटीन लास्ट में हमारे पास फिर बनता है, वो प्रोटीन हमारे पास कौन सा प्रोटीन होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन होगा, क्योंकि उनकी सीक्वेंस में क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, या कहीं पे भी प्रोटीन बन रहा है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास वो प्रोटीन जो बनेगा फिर लास्ट में, वो हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन की अगर हम इसी तरह फंक्शन की बात करें, तो प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने में है और फंक्शन परफॉर्म करने में। कैसे स्ट्रक्चर, हमारे पास हेयर्स और नेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हेयर्स में और नेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास हेयर्स और नेल्स को बना रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन का काम है। इस तरह फंक्शन परफॉर्म करने में प्रोटीन का काम है। कैसे, हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन क्या करता है, हमारे पास शुगर अगर हमारे पास हाई हो जाती है, बॉडी में ग्लूकोज हाई हो जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर को नॉर्मल करता है, ग्लूकोज को लो करता है, ठीक है ना, नॉर्मल करता है। जैसे अगर हम बाहर से भी इंसुलिन लेते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में एक नेचुरल इंसुलिन भी होती है जो हमारी शुगर को क्या कर रही होती है, नॉर्मल कर रही होती है, ठीक है ना। तो एक हार्मोन है, इसका एक अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इंजाइम्स क्या, हमारे पास हर इंजाइम्स का अलग फंक्शन होता है। तो प्रोटीन हमारे पास क्या करता है, कुछ खास फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास ग्लूकोज को लो करता है, और हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी बना रहा होता है। ये प्रोटीन का क्या है, हमारे पास काम है, ठीक है, फंक्शन है। सोर्सेज की हमें बात करें, हमारे पास प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो प्रोटीन हमारे को मीट में मिलता है, ठीक है, प्रोटीन हमें फिश में मिलेगा, प्रोटीन हमें एग्स में मिलेगा, और डिफरेंट चीज़ होती है जिनमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, कि हम प्रोटीन्स को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया है, हमारे पास बहुत सारे, ये लास्ट में आपने अभी पढ़ा है ना, कि मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे पास प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। तो अमाइनो एसिड की बात करें, तो अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, मोनोमर है, यानी कि सिंगल यूनिट है, यानी कि अमाइनो एसिड ही वही बात जो मैंने अपने लास्ट स्लाइड में की, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है, हमारे पास मोनोमर है। अच्छा, इसमें बाय फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब होता है हमारे पास दो,
ठीक है ना, दो हमारे पास क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब ये देख लेते हैं हम कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास इसमें COH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और दूसरा हमारे पास NH2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है। देखें एक तरफ हमारे पास अमाइन ग्रुप है, एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये दोनों क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे रेडिकल ग्रुप होता है। रेडिकल ग्रुप जो होता है R, जिसको हम कह रहे हैं, डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ और भी हो, यानी कि डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। जैसे कि हमारे पास ये NH2 है, ठीक है, NH2 और हमारे पास COOH की बात करें तो ये हमारे पास सेम रहेगा। इस तरह हाइड्रोजन भी ऊपर सेम रहेगा, लेकिन ये जो हमारे पास R है, रेडिकल ग्रुप है, ये डिफरेंट होगा। यानी कि इधर कोई और सा ग्रुप भी अटैच हो सकता है। रेडिकल ग्रुप में डिफरेंट होगा, यानी कि इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, इधर CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है। कोई सा भी डिफरेंट ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अटैच हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। अगर यहाँ पे हमारे पास रेडिकल ग्रुप में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर ग्लिसरीन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास रेडिकल ग्रुप में CH2OH अगर हमारे पास यहाँ पे अटैच होगा तो हमारे पास ये सीरीन बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ये हमारे पास जो COOH ग्रुप होता है, ये हमारे पास एसिडिक होता है। ठीक है ना, एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। ठीक है, और हमारे पास जो अमाइन ग्रुप होता है वो हमारे पास बेसिक होता है। सही है। अच्छा, एसिमेट्रिकल कार्बन, हमारे पास जो कार्बन होते हैं हमारे पास कार्बन पे हमारे पास क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब है कि डिफरेंट ग्रुप अरेंज हुए हुए होते हैं। कार्बन की आपको पता है वैलेंसी 4 है, ये 4 जगह से हमारे पास बॉन्ड बना सकता है। तो एक तरफ ये हमारे पास हाइड्रोजन से डिफरेंट ग्रुप से, एक तरफ ये हमारे पास नाइट्रोजन से, एक तरफ हमारे अमाइन से, सॉरी, एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक से, और एक तरफ रेडिकल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, उससे क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कार्बन पे अटैच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हमारे पास दो तरीके से हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, खुद से नहीं बनते, तो हम उनको कहाँ से लेते हैं, हम उनको डाइट से लेते हैं अपनी। ठीक है, हम उनको अपनी डाइट से ले रहे होते हैं, अपनी ग़िज़ा से, अपनी फूड्स वगैरह से, इन सब चीज़ों से ले रहे होते हैं। ठीक है, और नॉन एसेंशियल हमारे पास बॉडी में खुद ही हमारे पास क्या होता है, सिंथेसाइज हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई। और टोटल हम बात करें तो हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 हमारे पास एसेंशियल होते हैं और 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल हम डाइट से लेंगे और नॉन एसेंशियल हमारे पास खुद ही बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात, हमारे पास प्रोटीन जो है एक्ट करता है एज अ बफर के तौर पे हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। बफर की हमने, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास बफर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो हमारे पास आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो ये भी बफर के तौर पे ही एक्ट करता है। एक्ट ऐसा बफर के तौर पे एक्ट करता है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बफर के बारे में पढ़ा था। बफर में क्या होता है, हमारे पास पीएच, बफर क्या है, हमारे पास पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ बेसिक हो रही है ज़्यादा, या तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, मेंटेन रखेगा। या कोई चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हो रही है तो क्या करेगा, पीएच को वापसी उसको नॉर्मल करेगा, एसिडिक नहीं होने देगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। तो पीएच क्या रखता है, हमारे पास मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल, पीएच हमारे पास ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, चीज़ बेसिक हो जाती है। पीएच चेंज होने की वजह से वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। अगर हमारे पास ये कंपाउंड देखें कैसे बेसिक हो रही है, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, अमाइन ग्रुप है, आर है, और कार्बोक्सिलिक एच भी है। ठीक है ना, पूरा ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगर हमारे पास, अगर ये बेसिक ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास पीएच ज़्यादा हो गई, बेसिक हो गई, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर
देंगे, इस तरह हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हमारे पास पीएच क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास एसिडिक हो जाए, पीएच कम हो जाती है, तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एसिडिक हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई भी चीज बेसिक होती है तो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो पीएच मेंटेन हो जाती है, और कोई चीज अगर एसिडिक हो रही है, पीएच कम हो रही है, तो हम हाइड्रोजन को ऐड करके उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, हमारे पास अमाइन ग्रुप था, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पूरा सब कुछ वैसे ही है। देखें, कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है, रेडिकल ग्रुप है, और इधर हमारे पास अमाइन ग्रुप है। इसको हमने ओपन करके लिख दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन का NH2। ठीक है ना, अमाइन ग्रुप है। अब हमें ये हमारे पास पीएच कम हो रही है, एसिडिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, इस तरह क्या हो गई, पीएच मेंटेन हो गई। तो बफर के तौर पे भी हमारे पास प्रोटीन हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि पीएच को चेंज नहीं होने देते, पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स में हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोटीन्स मैंने आपको बताया क्या है, मोनोमर्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। या ये बात समझ आई थी ना कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, मोनोमर्स है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जो आपस में कंबाइन होते हैं ना, दो अमाइनो एसिड या दो मोनोमर्स बोलो आप, आपस में जो कंबाइन होते हैं, ये एक बॉन्ड के थ्रू होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको क्या कहेंगे, हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और पेप्टाइड क्या है, एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, एक अमाइन है, एक हमारे पास अमाइनो वो, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है, ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप है। ठीक है ना। अगर अब हम देखें, वो ही है कार्बन, हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक और रेडिकल ग्रुप है। इसी तरह सेम ये वाला ग्रुप है। इन दोनों में हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, यानी कि दोनों अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे और हमारे पास प्रोटीन बनेगा ना। तो उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कंबाइन होकर स्पेसिफिक ग्रुप बना देंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है, ये दोनों कंबाइन होंगे। ठीक है ना। तो ये एक जिसके थ्रू कंबाइन होंगे वो हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है ना, ये कंबाइन जिसके थ्रू होंगे पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास OH, हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिमूव होता है, OH ग्रुप होता है, रिमूव होता है। ठीक है ना। और हमारे पास इधर से हमारे पास दूसरे वाले अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन से हमारे पास अमाइन से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है ना। इस अमाइनो एसिड के अमाइन से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस अमाइनो एसिड के हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक वाटर रिमूव होगा, और हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। इधर वाटर रिमूव हुआ, OH इधर से निकला, H इधर से निकला, इन दोनों ने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। बाकी ये आपस में कंबाइन होगा। ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास NH2 है। ठीक है, ये इसका कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन इसका कार्बन है। ठीक है, इसी तरह H है, ये हमारे पास इधर R भी है। ठीक है ना, R है। और इसी तरह हमारे पास CO है, इधर से OH रिमूव हो गया, और वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। ठीक है ना। इधर हमारे पास यानी कि कोई और ग्रुप अटैच हो सकता है, वैलेंसी जगह है, खाली है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन, इसकी भी वैलेंसी खाली है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। वही हुआ, नाइट्रोजन हमारे पास कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास NHCHR, ये हमारे पास ये वाला ग्रुप बाकी वैसे ही आ गया, यानी कि ये नाइट्रोजन हमारे पास CO से हमारे पास क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि OH यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इन दोनों की क्या है, वैलेंसी खाली है। ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जिस बॉन्ड के थ्रू अरेंज होंगे वो बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इन दोनों के दरमियान क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा,
इसको हम जो बोलेंगे इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, यानी कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है ना। देखिए एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है, दो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थ्री पेप्टाइड बॉन्ड भी बन सकते हैं। थ्री पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो ये होगा, यहाँ से हमारे पास OH रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास H रिमूव होगा, वाटर बन जाएगा, और वैलेंसी इधर नाइट्रोजन की भी खाली हो जाएगी, इधर OH की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक की जो हमारे पास ऑक्सिलिक ग्रुप है उसमें से OH रिमूव हो गया तो इसकी भी वैलेंसी खाली हो जाएगी। फिर इधर एक और हमारे पास ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास एक और अमाइन ग्रुप क्या हो जाएगा, इसी तरह अटैच हो जाएगा, तो तीन हो जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। इसी तरह हमारे पास इधर एक और अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक का हमारे पास OH रिमूव हो जाएगा, और एक और हमारे पास क्या होगा, ग्रुप अटैच हो जाएगा, OH रिमूव हो गया, और इधर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिमूव होगा, और एक और ग्रुप हमारे पास अमाइन ग्रुप हमारे पास इसी तरह, जैसे यहाँ पे दो की मैंने बताई है, इसी तरह यहाँ पे तीन की भी अटैच हो सकते हैं, 4 भी अरेंज हो सकते हैं। तो 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा, 2 होंगे तो ट्राई हो जाएगा, अगर 2 है तो डाइपेप्टाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हमने फॉर्मेशन की बात कर ली, सिंथेसिस की बात कर ली। अगर हम ब्रेक डाउन तो, और ये हमारे पास एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें तो ये हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इन्होंने क्या बना दिया, मिलके क्या बना दिया, एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप बना दिया। अगर हम इनकी ब्रेक डाउन की बात करें कि हम इसको ब्रेक डाउन करके वापसी अपने मोनोमर्स में किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे अमाइनो एसिड में हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे वापसी, हमारे पास जिस तरह प्रोटीन बना है, ये हमारे पास अगर हम वापसी इसको अमाइनो एसिड्स बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को हम ऐड करते हैं तो ये वापसी क्या हो जाता है, बहुत हमारे पास ग्रुप्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मोर देन 10 ग्रुप्स में हमारे पास क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा हमारे पास। अगर ये मोर देन 10 ग्रुप में यानी कि 10 से ज़्यादा ग्रुप में ब्रेक डाउन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, पेप्टोन्स कहेंगे। फिर ये पेप्टोन्स हमारे पास मजीद ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये फिर हमारे पास मजीद और ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, वाटर ऐड होता जाता है, ये ब्रेक डाउन होते जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, मोनोमर अमाइनो एसिड बन जाता है। समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीमर कैसे बना, डाइपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। एक पॉलीमर कैसे फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास अगर हम हमारे पास हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वापसी से हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमारे पास पॉलीपेप्टाइड ग्रुप वापसी से ब्रेक डाउन होके जो हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप बना है, पॉली का मतलब है बहुत सारे पेप्टाइड ग्रुप हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेप्टाइड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जो हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप बना है वो हमारे पास क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड हो गया, यानी कि बहुत कोई से भी पेप्टाइड ग्रुप हो सकते हैं, 2 3 4 5 कोई से भी, ठीक है ना। तो अगर डाइपेप्टाइड 2 होंगे तो हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। तो जो हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप बना है अगर हम उसको ब्रेक डाउन की बात करें तो उसको हम ब्रेक डाउन, यहाँ तो हमने सिंथेसिस की बात करी ऊपर, ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, सिंथेसिस में वाटर को रिमूव करवाते हैं और ब्रेक डाउन में वाटर को ऐड करवाते हैं। हमने वाटर को ऐड कराया, ये 10 से ज़्यादा अगर ग्रुप्स में ब्रेक डाउन होता है तो हम उसको पेप्टोन्स कहते हैं। फिर इसको ये मजीद वाटर ऐड कराते हैं, ये फिर ब्रेक डाउन होता है, मजीद वाटर ऐड कराते हैं, ये और ब्रेक डाउन होता जाता है। इस तरह छोटे छोटे वापसी अपने मोनोमर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, और एक हमारे पास क्या बन जाता है, वापसी से मोनोमर्स बन जाते हैं। ये आपको समझ आ गया कि मोनोमर्स हमारे पास अमाइनो एसिड मिलके किस तरह से हमारे पास प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं, और वापसी ब्रेक डाउन हमारे पास कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने बात कर ली सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास किस तरह बनता है और ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड किस तरह होता है, ब्रेक डाउन ये बात कर ली, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये टॉपिक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास इस प्रोटीन के टॉपिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और हमारे पास रीजनिंग ज़्यादातर आता है, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, और ऑल्सो क्लिक बेल आइकन ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें।